बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 26 जिसका नाम है करंट एंड रेजिस्टेंस। ठीक है, इस चैप्टर में हम इलेक्ट्रिक करंट और फिर इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। और हम सबसे पहले जो आगाज़ करने जा रहे हैं ये है इलेक्ट्रिक करंट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो सबसे पहले तो अगर हम वर्ड के हिसाब से देखें तो करंट आमतौर पे फ्लो के लिए यूज़ होता है और इलेक्ट्रिक का वर्ड जो है ये आमतौर पे इलेक्ट्रिकल चार्ज को इंडिकेट करता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट का मतलब है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज। ठीक है, तो लूजली स्पीकिंग हम इसको कह सकते हैं इलेक्ट्रिक करंट का मतलब होता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज। लेकिन हमें पता है कि इलेक्ट्रिक करंट जो है आमतौर पर कंडक्टर्स के अंदर प्रोड्यूस किया जाता है। तो अगर हम ये अज्यूम कर लें कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक कंडक्टर है, यूँ कह लीजिए कि ये एक कंडक्टिंग वायर है और इस वायर के अक्रॉस लेट से हम एक बैटरी कनेक्ट करते हैं और हमें पता है कि बैटरी के दो टर्मिनल्स होते हैं, एक पॉजिटिव टर्मिनल, फॉर एग्जांपल ये पॉजिटिव है, और एक नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है, तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल की मदद से हम पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो ये पॉजिटिव है तो डेफिनेटली ये पॉजिटिव यहाँ पर, और ये नेगेटिव है तो यहाँ पर नेगेटिव पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, अब जितने भी कंडक्टर्स होते हैं ये याद रखें, कंडक्टर वो मटेरियल्स होते हैं जिनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। ठीक है, तो जैसे ही हम पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करते हैं विद हेल्प ऑफ बैटरी अक्रॉस अ कंडक्टर, तो इसमें मौजूद जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, याद रखें ये फ्री इलेक्ट्रॉन पहले से ही रैंडम मोशन में होते हैं। ठीक है, लेकिन जैसे ही हम पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करते हैं अब ये एक ख़ास डायरेक्शन में जाना शुरू हो जाते हैं, और ये कि नेगेटिव है तो ये नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ मूव करना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, याद रखें कि जब हम पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करते हैं तो यहाँ पर हायर पोटेंशियल है, ये लोअर पोटेंशियल है, इन दोनों के दरमियान एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाती है। और वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, हमें पता है कि आमतौर पर इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने पढ़ा था पॉजिटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड से आउटसाइड होती है और नेगेटिव में आउटसाइड से इनसाइड। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसकी डायरेक्शन कुछ इस तरह होती है। ठीक, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, जबकि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट मूव कर रहे हैं, यानी ये पॉजिटिव चार्ज, यूँ कह लीजिए ये पॉजिटिव चार्ज इन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। अब अगर इस वायर का एक ख़ास क्रॉस सेक्शनल एरिया, यानी यूँ कह लीजिए कि इस वायर का अगर मैं क्रॉस सेक्शनल एरिया देखूं, फॉर एग्जांपल मैं इस जगह देख रहा हूँ, तो लेट्स से ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है इसका। ठीक है, अब इस क्रॉस सेक्शनल एरिया में से यूनिट टाइम में, यानी यूँ कह लीजिए कि एक सेकंड में जितने चार्ज गुजर जाएंगे इस चीज़ को हम कहेंगे इलेक्ट्रिक करंट। यानी इलेक्ट्रिक करंट का मतलब क्या है कि इस कंडक्टिंग वायर के इस क्रॉस सेक्शनल एरिया में से एक सेकंड में या यूनिट टाइम में जितने चार्ज पास हो जाएंगे इस चीज़ को हम कहेंगे इलेक्ट्रिक करंट। तो एक सेकंड में क्रॉस सेक्शनल एरिया से जितने चार्ज पास होंगे दिस विल बी नोन एज इलेक्ट्रिक करंट या यूनिट टाइम में। ठीक है, तो इसलिए इसको हम डिफाइन इस तरह करते हैं, व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट? इलेक्ट्रिक करंट इज द टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू अ रीजन भी कह सकते हैं हम, या थ्रू अ क्रॉस सेक्शनल एरिया भी कह सकते हैं, थ्रू द क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है जी, तो
द टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू द क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, मैथमेटिकली अगर हम इसको लिखना चाहें तो देखिए मैथमेटिकली ये याद रखें कि हम करंट के लिए जो सिंबल यूज़ करते हैं वो आई का करते हैं। ठीक है, और रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज फ्लो ऑफ चार्ज है तो इसलिए इसके लिए हम डेरिवेटिव का साइन यूज़ करते हैं, डी क्यू डिवाइडेड बाय डी टी। बिल्कुल इसी तरह याद रखें कि जो इलेक्ट्रिक करंट है, इस इलेक्ट्रिक करंट के लिए रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज जो है ये एक्सप्रेशन हम यूज़ करते हैं, और इसके लिए जो यूनिट यूज़ होता है, इसका जो एसआई यूनिट है करंट का, ये होता है एम्पेयर। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट को हम एम्पेयर्स में मेजर करते हैं। आपको नज़र आ रहा है कि ये जो चार्ज हैं ये फ्लो करते हुए जा रहे हैं। अगर हमें सिर्फ चार्ज कैलकुलेट करना हो एक ख़ास वक्त के अंदर, एक टाइम टी के अंदर, हमें ये मालूम करना हो कितना चार्ज पास हो गया, तो वो भी हम इस एक्सप्रेशन से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, लेट मी राइट टू फाइंड चार्ज इन टाइम। ठीक है, कितने टाइम में? टी टाइम में। शुरू में टाइम 0 है, फिर टी, यानी यूँ कह लीजिए 0 से टी। ठीक है, इतने टाइम में अगर हम ये देखना चाहें कितना चार्ज गुजरा है, एक टाइम टी है, उस टाइम में हम देखना चाह रहे हैं कितना चार्ज यहाँ से पास हुआ है, तो हम उसके लिए ये कर सकते हैं कि इस एक्सप्रेशन को रीअरेंज कर सकते हैं, और हमें करना ही होगा कि हमें, क्योंकि चार्ज रिक्वायर्ड है तो इस डी टी को वहाँ लेके जाएंगे, तो ये एक्सप्रेशन बनेगा डी क्यू इज इक्वल्स टू आई डी टी। ठीक है, और फिर इसे हम इंटीग्रेट करेंगे दोनों तरफ। तो जब हम इसे इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ डेरिवेटिव का साइन इंटीग्रल से कैंसिल आउट हो जाएगा, यह आ जाएगा q और यहाँ आ जाएगा इंटीग्रल आई डी टी। ठीक है, और इंटीग्रल की जो लिमिट होगी वो डेफिनेटली 0 से t तक होगी, क्योंकि इतने टाइम के अंदर हम चार्ज फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। ठीक है, सो हमने दो एक्सप्रेशंस देखे। एक हमने देखा कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है और उसका एक्सप्रेशन क्या है, और साथ साथ ही अगर हमें कहीं पर इलेक्ट्रिक करंट की इंफॉर्मेशन हो और हमें चार्ज फाइंड आउट करना हो तो एक्सप्लिसिटली, तो फिर हम इस एक्सप्रेशन को यूज़ करके चार्ज फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब करंट जो है इज़ अ फ्लो ऑफ चार्ज, तो इसकी जो डायरेक्शन होती है, डायरेक्शन ऑफ करंट। ठीक है, तो याद रखें कि जो करंट होता है ये दो तरह का होता है। एक डायरेक्शन के हिसाब से हम बात करें, एक को हम कहते हैं कन्वेंशनल करंट। ठीक है, एक कहलाता है कन्वेंशनल करंट और दूसरा कहलाता है इलेक्ट्रॉनिक करंट। इलेक्ट्रॉनिक करंट। ठीक है, सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक करंट की बात करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक करंट का मतलब होता है कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आप यहाँ देख रहे होंगे ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं। इलेक्ट्रॉन के फ्लो की जो डायरेक्शन है इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक करंट। ठीक है, और इलेक्ट्रॉनिक करंट जो होता है वो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव की तरफ होता है। नेगेटिव टर्मिनल से जो इसकी डायरेक्शन होती है वो नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल होती है। ठीक है, दिस इज नोन एज इलेक्ट्रॉनिक करंट। दूसरा है कन्वेंशनल करंट। कन्वेंशनल करंट में जो करंट की डायरेक्शन होती है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन यानी नेगेटिव चार्ज इस तरफ जा रहे हैं तो इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज उस तरफ जा रहे हैं। ठीक है, तो कन्वेंशनल करंट जो होता है उसकी डायरेक्शन बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव की तरफ होती है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। तो आमतौर पे जब करंट की डायरेक्शन की बात की जाती है तो वो कन्वेंशनल करंट होता है और हम उसको लेते हैं पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। दर हकीकत इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहे होते हैं वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ मूव कर रहे होते हैं। ठीक है, तो इसलिए उसके लिए हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं इलेक्ट्रॉनिक करंट। सो दिस इज़ अबाउट द डायरेक्शन ऑफ करंट। अब इसके साथ इलेक्ट्रिक करंट के साथ एक टर्मिनोलॉजी और यूज़ होती है, समटाइम ये हमारे लिए यूज़फुल होती है, एंड दिस टर्मिनोलॉजी is known as current density. So let's talk about
करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी, ठीक। ये याद रखें कि अगर हम करंट को रिलेट करें एरिया के साथ, ठीक है, यानी एक ख़ास एरिया हमने अज्यूम किया और हमने उसको करंट से रिलेट किया कि यूनिट एरिया है उससे कितना करंट पास हुआ। यूँ कह लीजिए कि एक यूनिट एरिया है और हम देखें कि उस यूनिट एरिया में कितना करंट वहाँ पर प्रोड्यूस हुआ, तो इस रिलेशन को हम कहते हैं करंट डेंसिटी। और इसको डिफाइन ऐसे करते हैं, द करंट पर यूनिट एरिया, ठीक है, द करंट पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड करंट डेंसिटी, ठीक है। और करंट डेंसिटी जो है इसके लिए एक्सप्रेशन डेफिनेटली इसको हम लिखते जे से, और इसके लिए जो एक्सप्रेशन होगा वो क्या होगा, करंट है तो करंट के लिए हम आई यूज़ करते हैं और एरिया है तो एरिया के लिए हम यूज़ करते हैं ए, इसलिए इसके लिए जो एक्सप्रेशन बनेगा वो बनेगा आई अपॉन ए। आई इज़ द करंट पर यूनिट एरिया, ठीक है, इज़ नोन एज करंट डेंसिटी। इसी तरह अगर इसकी हम यूनिट की बात करें तो इसका जो ऐसा यूनिट बनेगा, करंट है तो करंट का यूनिट होता है एम्पेयर, ठीक है, एम्पेयर, और एरिया है तो एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर, तो इसलिए इसका यूनिट बना एम्पेयर पर मीटर स्क्वायर। सो एम्पेयर पर मीटर स्क्वायर इज़ द एसआई यूनिट ऑफ करंट डेंसिटी। और करंट डेंसिटी में हम दो चीज़ों को रिलेट कर रहे होते हैं, रिमेंबर, यूनिट एरिया या यूँ कह लीजिए कि एरिया और करंट, ठीक है जी। ज़्यादा एरिया है कम करंट है, या कम एरिया ज़्यादा करंट है, वहाँ हम करंट डेंसिटी की टर्मिनोलॉजी यूज़ कर रहे होते हैं। यूँ कह लीजिए कि एक वायर है, एक वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया बहुत ज़्यादा है, थिक वायर है, ठीक है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा है, उसमें करंट कितना होगा, और या फिर क्रॉस सेक्शनल एरिया कम है उसमें करंट कितना होगा। तो अगर हम इन एरिया से करंट को रिलेट करें तो उसके लिए फिर हम टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं करंट डेंसिटी। करंट के साथ ही एक और इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है which is known as resistance। देखिए स्टूडेंट, याद रखें कि जब इलेक्ट्रॉन किसी कंडक्टर में फ्लो करते हैं तो डेफिनेटली ये कंडक्टर अंदर से खाली नहीं होता, बल्कि ये एटम्स से बना हुआ है, और ये इलेक्ट्रॉन उस कंडक्टर के एटम से टकराते हैं, कोलिजन होता है, और इनको रुकावट का सामना करना पड़ता है फ्लो के दौरान। तो जब इलेक्ट्रॉन किसी कंडक्टर से पास हो रहे हों और वो उस कंडक्टर के एटम से टकरा रहे हों, फ्रिक्शन की वजह से उनके फ़्लो में रुकावट पैदा हो रही हो, तो आसान अल्फाज में उस रुकावट को हम कहते हैं रेजिस्टेंस, ठीक है। और इसको हम डिफ़ाइन ऐसे कर सकते हैं, इट इज़ अ मेजर ऑफ द opposition to current flow in a substance, ठीक है। और आम तौर पर याद रखें कि अगर किसी मटेरियल में जो है इलेक्ट्रॉन बहुत ही आसानी से मूव कर रहे हैं, यानी वो गुड कंडक्टर है, अगर कोई मटेरियल है जो गुड कंडक्टर है, ठीक है, तो फिर ऐसे मटेरियल की जो रेजिस्टेंस होगी वो लो होगी, लो रेजिस्टेंस, ठीक है। और अगर कोई मटेरियल बैड कंडक्टर है तो फिर ऐसी सूरत में उस मटेरियल की जो रेजिस्टेंस होगी वो हाई होगी, ठीक है। तो यूँ कह सकते हैं आप कि रेजिस्टेंस जो है वो उसका ताल्लुक़ होता है कंडक्टिविटी से। तो अगर अच्छी कंडक्टिविटी है तो रेजिस्टेंस लो होगी,
और अगर बैड कंडक्टिविटी तो रेजिस्टेंस हाई होगी, इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करने में मुश्किलात का सामना होगा। ठीक है, इसके साथ साथ याद रखिए कि रेजिस्टेंस जो है इसको हम मेजर करते हैं ओम्स में। रेजिस्टेंस का जो SI यूनिट है, SI यूनिट ये है ओम्स, तो इसको हम ओम्स में मेजर करते हैं। ठीक जी स्टूडेंट्स, ये याद रखें कि अगर हम ये अज्यूम कर लें कि एक कंडक्टर है और इस कंडक्टर के अक्रॉस हमने कनेक्ट की हुई है एक बैटरी, जिससे हम पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, इस पोटेंशियल डिफरेंस को हम V कह देते हैं, और इस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से इस कंडक्टर में जो करंट है, जैसा कि मैंने आपको बताया कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन ये होगी, वो करंट I है। ठीक है, हम वोल्टेज यानी पोटेंशियल डिफरेंस V दे रहे हैं और करंट I है। ठीक है, तो इस वोल्टेज और करंट की मदद से हम इस कंडक्टर की रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं, और रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला बनेगा ये होगा R = V डिवाइडेड बाय I। ठीक है, सो किसी भी वायर के अक्रॉस हमने कितनी वोल्टेज दी है और उस वायर में कितना करंट मौजूद है, इन दोनों के रेशो से हम रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, रेजिस्टेंस के साथ ही एक और टर्मिनोलॉजी बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई है जो यूज़ होती है, इसे हम कहते हैं रेजिस्टर। ठीक है, तो याद रखें कि रेजिस्टेंस जो है उसको अगर हम किसी डिवाइस की फॉर्म में ले आएँ, किसी कंडक्टर की फॉर्म में हम खुद बनाएं, उसको हम खुद रेजिस्टेंस जनरेट करें कोई सर्किट बनाकर, तो उसे हम फिर कहते हैं रेजिस्टर। यानी ये रेजिस्टर यूँ कह लें कि एक ऐसा कंडक्टर है जो कि एक ख़ास किस्म की रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। ठीक है, सो लेट मी राइट, इट इज़ a conductor whose function in a circuit is to provide a specific रेजिस्टेंस। ठीक है, याद रखें रेजिस्टेंस के फ़ायदे भी हैं और नुकसानात भी हैं। रेजिस्टेंस का नुकसान ये है कि इसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं या चार्ज हैं वो अपनी एनर्जी को लॉस करते हैं, वो एनर्जी आमतौर पे हीट में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, तो एनर्जी लॉस होती है, लेकिन रेजिस्टेंस के फ़ायदे भी हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम इलेक्ट्रिकल हीटर की बात करें तो इलेक्ट्रिकल हीटर में हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट करना चाहते हैं और वहाँ हम यूज़ करते हैं रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस जो है उसके फ़ायदे हैं और नुकसानात भी। तो बाज़ जगह जहाँ हमें रेजिस्टेंस रिक्वायर्ड होती है तो फिर वहाँ पर हम रेजिस्टर्स बनाते हैं, कितनी रेजिस्टेंस रिक्वायर्ड है उसी हिसाब से हम रेजिस्टर्स डिज़ाइन करते हैं। तो रेजिस्टर यूँ कह लीजिए कि एक कंडक्टर है जो कि ख़ास किस्म की रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है रेजिस्टिविटी। Resistivity. First, let me write the definition. It is a measure of the resistance of a given size of a specific material to electric conduction। ठीक है, यानी आप यूँ कह सकते हैं कि ये रेजिस्टिविटी जो है ये दरअसल किसी भी मटेरियल की
कंडक्शन को रिलेट करती है उस मटेरियल की नेचर के साथ, ठीक है। यानी आप यूँ कह सकते हैं कि जैसे कॉपर है तो उसकी जो कंडक्शन है वो आयरन के मुकाबले में डिफरेंट होगी, और इस तरह ब्रास के मुकाबले में उसकी कंडक्शन डिफरेंट होगी। तो अगर हम किसी मटेरियल की जो कंडक्शन है या यूँ कह लीजिए रेजिस्टेंस है उसको उस मटेरियल की नेचर से रिलेट करें तो उसके लिए हम टर्म इस्तेमाल करते हैं रेजिस्टिविटी। तो याद रखें कि अगर कोई मटेरियल ऐसा है, बल्कि मैं इसको लिख देता हूँ पहले, इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ मटेरियल, ठीक है। और बाज़ मटेरियल की जो नेचर है वो टेम्परेचर के साथ भी चेंज होती है, इसीलिए हम कहते हैं इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ मटेरियल एंड टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर ऑफ मटेरियल। तो याद रखें कि अगर कोई मटेरियल ऐसा है जिसकी गुड कंडक्टिविटी है, ठीक है, एक मटेरियल है, मटेरियल ऑफ गुड कंडक्टिविटी, ठीक है, तो इसका मतलब है कि उसकी जो रेजिस्टिविटी होगी वो लो होगी, लो रेजिस्टिविटी, ठीक है। और इसी तरह अगर कोई मटेरियल है जो कि बैड कंडक्टिविटी है तो उसकी जो रेजिस्टिविटी होगी वो हाई होगी, हाई रेजिस्टिविटी होगी, ठीक है। यहाँ ये टर्म बहुत ज़रूरी है कि हम मटेरियल की बात कर रहे हैं, हम बार बार मटेरियल, नेचर ऑफ मटेरियल से रिलेट कर रहे हैं रेजिस्टिविटी को। सो रेजिस्टिविटी करस्पॉन्ड टू द नेचर ऑफ मटेरियल। हर मटेरियल की जो रेजिस्टिविटी होती है वो डिफरेंट होती है। मैथमेटिकली अगर हम रेजिस्टिविटी को डिफ़ाइन करना चाहें तो मैथमेटिकली हम इसको इस तरह डिफ़ाइन करते हैं। रेजिस्टिविटी को आमतौर पे हम रो के सिंबल से शो करते हैं, और हम ये कहते हैं कि रेजिस्टिविटी जो है इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द रेशो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड करंट डेंसिटी, ठीक है। यानी इसको कैलकुलेट करने के लिए हमें करना क्या होगा, हमें मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिवाइड इसको करना होगा विथ करंट डेंसिटी से, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल, ठीक है, ये रो आ गया हमारे पास, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम ई से शो करते हैं, और डिवाइडेड बाय करंट डेंसिटी, हमने अभी पिछली स्लाइड में देखा करंट डेंसिटी को हम जे से शो करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल इसे हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब स्टूडेंट से याद रखें कि अगर हम ये अज्यूम कर लें कि हमारे पास एक कंडक्टर है और हमने इस कंडक्टर के अक्रॉस एक बैटरी लगाई और इसके अक्रॉस बैटरी लगा के हमने इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर दी, तो अगर हम ये अज्यूम कर लें कि इस कंडक्टर की जो लेंथ है वो L है, ठीक है, और हमने जो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट किया है, फॉर इंस्टेंस लेट्स से ये पोटेंशियल डिफरेंस V है, ठीक है, और इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुई है वो E है। तो हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा है कि V और E का जो आपस में रिलेशन होता है वो कुछ इस तरह होता है कि V is equal to EL, where L is the length of conductor, और अगर इसको हम रीअरेंज करें तो E would be equals to V divided by L, ठीक है। तो याद रखें हमने V पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट किया एक ऐसी वायर जिसकी लेंथ L है, और इस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से हमने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट की, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी ये V/L के बराबर होगी। इसके साथ साथ हमने पीछे भी स्लाइड में देखा कि जो करंट डेंसिटी है इसको हम डिफाइन करते हैं द करंट पर यूनिट एरिया। लिहाजा इन दोनों एक्सप्रेशंस को हम
पुट करने जा रहे हैं इक्वेशन नंबर 1 में। सो अगर इसे हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो रो वुड बी इक्वल्स टू ई की जगह हम लिख सकते हैं v डिवाइडेड बाय l डिवाइडेड बाय जे को लिखा जा सकता है i डिवाइडेड बाय a। इसको अगर हम आगे फर्दर सॉल्व करें तो v डिवाइड बाय l और इसको ऊपर ले जाएं तो ये हो जाएगा a डिवाइडेड बाय i। आप देख सकते हैं कि इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि ये i मैं यहाँ लिख रहा हूँ v अपॉन i मल्टीप्लाई बाय a डिवाइडेड बाय l। ठीक है, v अपॉन i मल्टीप्लाई बाय a डिवाइड बाय l से दिस इज इक्वेशन नंबर 2। और हमने अभी यहाँ पर देखा, आपको यहाँ नज़र आ रहा होगा कि v अपॉन i इज इक्वल्स टू r। सो हम ये कह सकते हैं कि v upon I is equals to R. So if we put this relation in equation number 2, तो हम ये कह सकते हैं कि रो would be equals to v upon I की जगह आ जाएगा R। ठीक है, ये हो जाएगा A डिवाइडेड बाय L। या इसको अगर हम रीअरेंज करें तो R, देखिए लेंथ को यहाँ लेकर आएंगे तो लेंथ मल्टीप्लाई हो जाएगी और a को वहाँ लेके जाएंगे तो a डिवाइड हो जाएगा। ये आ गया हमारे पास एक्सप्रेशन फॉर रेजिस्टेंस। ठीक है, दिस इज एक्सप्रेशन फॉर रेजिस्टेंस, दिस r इज रेजिस्टेंस। और आपको यहाँ नज़र आ रहा होगा कि जो रेजिस्टेंस है ये हमने इस वायर की रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर ली और ये जो रेजिस्टेंस है ये 3 पैरामीटर्स पर डिपेंड कर रही है। ठीक है, वो 3 पैरामीटर्स कौन कौन से हैं? एक तो हमारे पास ये है a इज़ द क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, l इज़ द लेंथ एंड रो इज़ द रेजिस्टिविटी विच करस्पॉन्ड्स टू द नेचर ऑफ मटेरियल। ठीक है, तो यानी हम यूँ कह सकते हैं कि किसी भी वायर या किसी भी कंडक्टर की जो रेजिस्टेंस होती है वो उस वायर की लेंथ, उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया और उसके साथ साथ उस वायर के जो मटेरियल की नेचर है उस पर भी डिपेंड करती है। यानी हम यूँ कह सकते हैं कि अगर हम 2 वायर्स लें, दोनों की लेंथ और एरिया सेम हो लेकिन मटेरियल अलग अलग हो, एक कॉपर है एक आयरन है, तो दोनों की रेजिस्टेंस सेम नहीं होगी, दोनों की रेजिस्टेंस डिफरेंट होगी। बट रिमेंबर रेजिस्टिविटी जो है इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ मटेरियल एंड टेम्परेचर ओनली। ठीक है जी, आप किसी वायर को बेंड कर दें, कुछ भी कर दें, तो उससे उसकी रेजिस्टिविटी पे कोई असर नहीं पड़ेगा। हाँ, किसी भी वायर की जो लेंथ चेंज कर दें, एरिया चेंज कर दें, तो उससे उसकी रेजिस्टेंस चेंज होगी लेकिन रेजिस्टिविटी पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। इसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ जो है ये बेसिकली रिलेट करता है किसी भी वायर में करंट और वोल्टेज को। ठीक है, यूँ कह लीजिए कि अगर एक वायर है, फॉर एग्जांपल जैसे हमने यहाँ पर देखी, ठीक है, ये एक वायर है, इस वायर के अक्रॉस हमने पोटेंशियल डिफरेंस V जनरेट किया और इस वायर में करंट I मौजूद है। तो ओम्स लॉ ये कहता है कि जो करंट इसमें प्रोड्यूस होगा I, वो इस V के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा अंडर सम सर्टेन कंडीशन। ठीक है, तो लेट मी राइट दिस, the current through a conductor is directly proportional to the potential difference applied across the conductor at constant
कांस्टेंट रेजिस्टेंस। ये बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि याद रखें कि करंट और वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, लेकिन उसमें कंडीशन अहम क्या है, जब रेजिस्टेंस कांस्टेंट हो। अगर रेजिस्टेंस कांस्टेंट नहीं है तो फिर करंट और वोल्टेज दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना ज़रूरी नहीं है। ठीक है, इसको अगर हम मैथमेटिकली लिखें तो हम इसको यूँ लिख सकते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, ठीक है, एट कांस्टेंट रेजिस्टेंस। यानी इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं, इस साइन को हटाते हैं तो इक्वल आता है और कांस्टेंट आता है। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं कांस्टेंट यहाँ क्या होगा, आर होगा। ठीक है, या इसको अरेंज करके हम लिख सकते हैं V इज इक्वल्स टू आई आर। और रिमेंबर कि यहाँ जो R है ये कांस्टेंट है, where R is constant। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोगों ने इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ा, हमने करंट डेंसिटी के बारे में पढ़ा, हमने रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ा, रेजिस्टर्स के बारे में पढ़ा, रेजिस्टिविटी देखी और हमने ओम्स लॉ देखा। अब हम एक प्रॉब्लम करने जा रहे हैं, न्यूमेरिक प्रॉब्लम, जिसमें हम इन आइडियाज़ को और इन टर्मिनोलॉजीज और डेफिनेशन जो हमने पढ़ी हैं उनको यूज़ करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, ये सैम्पल प्रॉब्लम है। बुक के हिसाब से पेज नंबर 691। ठीक है, इसमें कहा गया है अ रेक्टेंगुलर ब्लॉक ऑफ आयरन हैज़ डायमेंशन 1.2 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 1.2 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 15 सेंटीमीटर। एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक है जिसकी डायमेंशंस हमें गिवन है 1.2 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 1.2 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 15 सेंटीमीटर। ठीक है, मैं अगर इसको ग्राफिकली बताऊं तो इसका मतलब ये है कि एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक है, यूँ कह लीजिए ये एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक है और इस ब्लॉक की डायमेंशंस हमें गिवन है। ठीक है, आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ 1.2 1.2 15, तो यकीनन 15 जो है वो इसकी लेंथ होगी, 15 सेंटीमीटर इसकी लेंथ हो जाएगी। ठीक है, और 1.2 इसकी ये वाली साइड होगी, विड्थ कह लीजिए आप इसको, और 1.2 इसकी हाइट होगी। ठीक है, तो आपको नज़र आ रहा होगा इसका ये वाला जो फेस है ये स्क्वायर नुमा है, क्योंकि इसकी ये दोनों साइड जो हैं इनकी लेंथ बराबर है। ठीक है, तो इसलिए इसको हम कहेंगे स्क्वायर फेस, दिस इज स्क्वायर फेस। ठीक है, और इसका ये वाला फेस जो है, ये अगर आप देखें इस वाले फेस को, तो ये लेंथ ज़्यादा है, ये इसके मुकाबले में ये कम है। इट्स जस्ट लाइक अ रेक्टेंगल, इसलिए इस फेस को हम कहते हैं रेक्टेंगुलर फेस, रेक्टेंगुलर फेस। ठीक है, अब इसको देखते हुए हम ये कह सकते हैं, मैं इस डायमेंशन को इस तरह लिख सकता हूँ कि लेंथ हमारे पास 15 सेंटीमीटर है। ऑफ कोर्स अगर इसको हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हमें इसे 100 से डिवाइड करना होगा, तो ये हो जाएगा 0.15 मीटर। ठीक है, हमारे पास विड्थ और हाइट ये हैं 1.2 सेंटीमीटर, 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.012 मीटर हो जाएगा। ठीक है, अ पोटेंशियल डिफरेंस इज टू बी अप्लाइड टू द ब्लॉक between the parallel sides. What is the resistance of the block if the parallel sides are number 1 square and dimension है 1.2 multiply by 1.2, और दूसरी है the two rectangular sides with dimension 1.2 multiply by 15। ठीक है, तो कह रहे हैं कि जी हमें बतानी है कि इसकी स्क्वायर फेस की रेजिस्टेंस क्या होगी,
एक तो हमें इसके स्क्वायर फेस की रेजिस्टेंस बतानी है, रेजिस्टेंस को हम R से लिखते हैं एंड दिस इज फॉर स्क्वायर फेस जिसकी डायमेंशन हमें इन्होंने बताई है 1.2 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 1.2 सेंटीमीटर। और दूसरा हमें इसके रेक्टेंगुलर फेस की रेजिस्टेंस बतानी है जिसकी डायमेंशन इन्होंने दी है 1.2 सेंटीमीटर इंटू 15 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी आप यूँ कह लीजिए कि ये जो रेक्टेंगुलर ब्लॉक है इसके साथ हम जो बैटरी कनेक्ट कर सकते हैं वो इस तरह कर सकते हैं कि अगर एक वायर हम यहाँ कनेक्ट करें, एक वायर हम यहाँ कनेक्ट करें। ठीक है, यानी इसको अगर हम इस तरह अरेंज करेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल एक वायर यहाँ कनेक्ट की जाए और एक वायर यहाँ कनेक्ट की जाए। ठीक है, एक अरेंजमेंट इसकी ये हो सकती है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। ठीक है, तो अब करंट ऐसे फ्लो करेगा, करंट की जो फ्लो की डायरेक्शन होगी वो इस तरह होगी। ठीक है, करंट की फ्लो की डायरेक्शन ऐसे होगी, ऐसे होगी। तो हमने जैसा कि अभी पीछे देखा कि जो रेजिस्टेंस होती है हमारे पास, रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला हम लोगों ने अभी पीछे डिराइव भी किया, दिस इज इक्वल्स टू रो एल डिवाइडेड बाय ए। तो अगर करंट ऐसे फ्लो कर रहा है तो जो एरिया होगा वो इसका होगा हमारे पास। ठीक है, इसका एरिया होगा, स्क्वायर फेस का जो एरिया होगा वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये होगा रो एल डिवाइड बाय ए इज़ द एरिया ऑफ दिस। और आपको पता है स्क्वायर का जो एरिया होता है वो दो साइड्स को आप मल्टीप्लाई कर दें, सिंपल। ठीक है, तो इसको हम कह सकते हैं विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। दिस वुड बी रेजिस्टेंस फॉर द स्क्वायर फेस, मैं एस क्यू लिख रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, दूसरा है रेक्टेंगुलर फेस। रेक्टेंगुलर फेस का मतलब क्या है कि बैटरी को हम यहाँ और यहाँ कनेक्ट ना करें, बल्कि बैटरी की एक वायर हम यहाँ कनेक्ट करें और दूसरी वायर हम यहाँ कनेक्ट करें। यूँ कह लीजिए कि यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव। तो अब करंट की जो फ्लो की डायरेक्शन होगी वो इस तरह होगी। ठीक है, तो अब जो एरिया आएगा वो इसका आएगा, रेक्टेंगुलर फेस का एरिया आएगा हमारे पास। ठीक है, तो एज अ रिजल्ट और लेंथ जो होगी हमारे पास अब वो ये वाली होगी, इस वाली को हमने कहा है W, लिहाजा अब जो हमारे पास फॉर्मूला होगा वो होगा R रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू रो W डिवाइडेड बाय, इसका एरिया अगर हम कैलकुलेट करना चाहेंगे इस वाले फेस का तो ये होगा लेंथ मल्टीप्लाई बाय हाइट। So length multiplied by height. So this would be the formula for rectangular phase resistance. So अब हम अगर यहाँ पर वैल्यू सब्सिट्यूट करें तो याद रखें स्टूडेंट्स, जो रो की वैल्यू है आयरन की के लिए ये वैल्यू कांस्टेंट होती है आयरन के लिए। ठीक है, हम पढ़ चुके हैं रो मीन्स रेजिस्टिविटी, मैं इसको यहाँ लिख रहा हूँ एंड दिस इज 9.68 एक्सपोनेंट माइनस 8 ओम मीटर। रेजिस्टिविटी का जो यूनिट होता है वो ओम मीटर होता है। ठीक है, सो अगर हम रेजिस्टिविटी को यहाँ सब्स्टिट्यूट करें तो ये हो जाएगा 9.68 एक्सपोनेंट माइनस 8, लेंथ हमारे पास है 0.15 डिवाइडेड बाय विड्थ और हाइट है 0.15 मल्टीप्लाई बाय 0.12 मल्टीप्लाई बाय 0.12, जिसको हम 0.12 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो अगर हम इस पूरे को सॉल्व करें तो हमारे पास ये आता है 100 माइक्रो ओम। ठीक है, इसी तरह अगर हम यहाँ वैल्यूज रखेंगे तो 9.68, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻8, W इज 0.012। आई एम सॉरी, मैंने यहाँ पे 0.12 लिखा है, ये दोनों 0.012 है, 0.012। ठीक है, और दो मरतबा थे तो इसका स्क्वायर था, तो ये याद रखिएगा। अच्छा, इसी तरह डिवाइडेड बाय लेंथ हमारे पास है 0.15, ठीक है, इनटू H, और H हमारे पास है 0.012। तो डेफिनेटली ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे और इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 0.65 माइक्रो ओम। सो इन दिस वे वी कैन फाइंड आउट
द रेजिस्टेंस। ठीक है, सो आई होप आज का लेक्चर आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ गया होगा। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।